वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे थे कैटेगरीज ऑफ म्यूटेशन के बारे में। पिछली कुछ क्लासेस में हमने म्यूटेशंस के डिटेल में हमने कंसिडर किया था, जिनमें हमने कुछ लेक्चर्स में, सेकंड लेक्चर में हमने पॉइंट म्यूटेशंस के बारे में बात करी थी और पॉइंट म्यूटेशन की वेरियस कैटेगरीज हमने वहीं कंसिडर करी थी। कौन कौन सी कैटेगरीज थी वो? ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, फिर हमने लास्ट लेक्चर में बातें करी थी कि सोमेटिक म्यूटेशंस क्या होते हैं, जर्मिनल म्यूटेशंस क्या होते हैं और म्यूटेशन कैसा प्रभाव डालते हैं फिनोटाइप पर। उस बिहाफ पे हमने कैटेगरी डेवलप करी थी जिनको हमने पढ़ा था मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, न्यूट्रल म्यूटेशन, और इसके बाद में हमने बात करी थी कि म्यूटेटर और एंटी म्यूटेटर म्यूटेशंस क्या होते हैं। ठीक है, उसी बात को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स म्यूटेशंस क्या होते हैं, और रिवर्स म्यूटेशन की फर्दर कैटेगरीज बैक म्यूटेशन और सप्रेसर म्यूटेशन होती हैं। उनके बारे में हम डिटेल में कंसिडर करेंगे। सप्रेसर म्यूटेशन दो टाइप के फर्दर हम कंसिडर करेंगे, इंट्राजेनिक यानी उसी जीन में वो म्यूटेशन हुआ है, और इंटरजेनिक यानी दूसरे जीन में सप्रेसर म्यूटेशन हुआ। ठीक है, और फाइनली रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कुछ म्यूटेशंस होते हैं जिनको हम कहते हैं कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस। तो ये जो म्यूटेशंस हैं लीथल तो हैं, लीथल मतलब घातक हैं ये, लेकिन इनकी लिथैलिटी किस बात पे डिपेंड करती है कि कंडीशंस क्या दे रखी हैं उस म्यूटेंट को। सो उसके बिहाफ पर ये तीन कैटेगरीज में मेनली माने जाते हैं, ऑक्सोट्रॉफ्स, टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स एंड सप्रेसर सेंसिटिव म्यूटेंट्स। और फाइनली हमने जो कुछ भी कैटेगरीज पढ़ी है, इन सभी कैटेगरीज की एक समरी शीट हम कंसिडर करेंगे और हमारा म्यूटेशन का ये चैप्टर कंप्लीट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, व्हाट इज द फॉरवर्ड म्यूटेशन? देखिए, जो म्यूटेशन है वो फिनोटाइप पर कैसा इंपैक्ट डाल रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है उसको, उस लिहाज से पॉइंट म्यूटेशंस को दो क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी कौन सी है? फॉरवर्ड म्यूटेशन। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन नाम से समझ में आ रहा है कि ये किधर फॉरवर्ड होता है, म्यूटेशन की तरफ फॉरवर्ड होता है। इसका मतलब है कि कोई अगर वाइल्ड टाइप जीन है यानी नॉर्मल जीन है और उसमें म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से वो म्यूटेंट जीन हो जाए, नॉन फंक्शनल या डिसफंक्शनल जीन वो अगर बन जाए, तो हम इस टाइप की कैटेगरी को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड म्यूटेशंस। ठीक है, सो ये भी रिसर्च में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम किसी जीन को म्यूटेशन उसमें करवा देते हैं या म्यूटेंट बना देते हैं और फिर देखते हैं फिनोटाइप में कि कौन सा फंक्शन जो है वो लैकिंग है, और उस अकॉर्डेंस में हम ये तय करते हैं कि ये वाला फंक्शन इस जीन में म्यूटेशन की वजह से गायब हुआ है, इसका मतलब ये जीन ये वाला फंक्शन करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो म्यूटेशंस जो वाइल्ड से म्यूटेंट फिनोटाइप अगर बनाते हो तो उनको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड म्यूटेशन। नाउ रिवर्स म्यूटेशन, याद करिए जब हम बहुत पहले बात कर रहे थे, पहले ही चैप्टर में हमने म्यूटेशंस की डेफिनेशंस और उनके नेचर के बारे में बात करी थी, और उसका पहला ही इंपॉर्टेंट नेचर था कि म्यूटेशंस आर रैंडम, मतलब ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होने वाले एक्सीडेंट हैं, हादसा है जो कभी भी हो जाता है। और इसी वजह से म्यूटेशन एक जगह पे हुआ है तो ये भी हो सकता है कि दोबारा उसी जगह पे म्यूटेशन हो जाए और वो पहले वाली सिचुएशन यानी वाइल्ड टाइप सिचुएशन क्रिएट कर दें। तो ऐसे म्यूटेशंस को हम क्या बोलेंगे कि उसने पहले म्यूटेशन के इम्पैक्ट को रिवर्स कर दिया, इसलिए ऐसी कैटेगरी रिवर्स म्यूटेशंस कहलाती हैं। तो जाहिर सी बात है रिवर्स म्यूटेशन मतलब वी वर टॉकिंग अबाउट द सेकंड म्यूटेशन, और वो ओरिजिनल फिनोटाइप को जो पहले था उसको रिस्टोर कर देता है। ठीक है, जो कि पहले हुए हुए म्यूटेशन की वजह से वो फिनोटाइप गायब हो गया था, म्यूटेंट बन गया था, और सेकंड म्यूटेशन यानी रिवर्स म्यूटेशन की वजह से वो ओरिजिनल फिनोटाइप वापस रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, अब हम रिवर्स म्यूटेशंस के कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, बैक म्यूटेशन और सप्रेसर म्यूटेशन।
देखिए दोस्तों, डायग्राम में अगर आप देखें तो बहुत क्लियर है, छोटा सा डायग्राम है जिसमें हमें ये सारी कहानी समझ में आ जाती है, और लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। तो मेरा एम्फेसिस आपसे इसी बात पर रहेगा कि आप डायग्राम्स को बायोलॉजी में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, लैंग्वेज की ज़्यादा परवाह ना करें, क्योंकि अगर आपको कहानी डायग्राम से समझ आ गई तो बहुत आसानी से आप लिख पाओगे। हालांकि एवरीथिंग हैज़ बीन रिटन इन दिस स्लाइड, बट स्टिल we should focus on the point, on the fact that how we need to read, है ना। हमें कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें कवरेज करना है और फिनोमेना को अच्छे से समझना है तो हमें डायग्राम पे स्ट्रेस देना चाहिए। तो हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक तरफ फिनोटाइप लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जीनोटाइप लिखा हुआ है। अगर वाइल्ड टाइप है यानी नॉर्मल सिचुएशन, तो हम जीनोटाइप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस, ठीक है। और अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो फिनोटाइप कैसा हो जाएगा, म्यूटेंट। और जीनोटाइप में म्यूटेशन को हमने एम, रेड कलर के एम से रिप्रेजेंट कर दिया। ये पहला म्यूटेशन हुआ। क्योंकि हम रिवर्स म्यूटेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें सेकंड म्यूटेशन की जरूरत है। अब ये सेकंड जो म्यूटेशन है ये दो टाइप का, बैक म्यूटेशन और सप्रेसर म्यूटेशन। तो बैक म्यूटेशन में देखिए वापस एम से क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका मतलब जीनोटाइप पहले जैसा हो गया, यानी बैक म्यूटेशन ने ओरिजिनल जीनोटाइप को रिस्टोर कर दिया। वाइल्ड जीनोटाइप बन गया। और जाहिर सी बात है, अगर वाइल्ड जीनोटाइप बन गया तो जीनोटाइप ही डिटरमाइन करता है फिनोटाइप को, तो वाइल्ड फिनोटाइप भी बन गया। तो हम क्या कह सकते हैं, बैक म्यूटेशंस आर द म्यूटेशंस विच अकर एट द सेम साइट। दैट इज व्हाट, it is a second mutation that occurs on the same site at which the earlier or the first mutation has occurred, and just reversing that. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि जो पहला म्यूटेशन है उसने GC से AT में कन्वर्ट कर दिया, और उसी जगह अगर वापस AT से GC में कन्वर्जन हो जाता है तो हम उस म्यूटेशन को क्या बोलेंगे, बैक म्यूटेशन। और बैक म्यूटेशन इस तरह से जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों को रिस्टोर कर देते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के रिप्रेसर म्यूटेशन के बारे में, जिनको हम सप्रेसर म्यूटेशन कहते हैं। इसमें जो दूसरा म्यूटेशन है वो उस साइट पे नहीं होता जहां पे पहला म्यूटेशन, वो कहीं जीनोम में दूसरी जगह हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से पहले वाले म्यूटेशन के इम्पैक्ट को नलीफाई करवा दिया जाता है या उसको कंपनसेट करवा दिया जाता है। तो हमें ये लगता है कि दूसरे म्यूटेशन ने पहले वाले म्यूटेशन को सप्रेस कर दिया, इसलिए इस टाइप के सेकंड म्यूटेशन को हम क्या बोला करते हैं, सप्रेसर म्यूटेशन। और दोस्तों इसमें ये बात बिल्कुल जाहिर तौर पे दिखाई दे रही है कि इसमें म्यूटेशन फर्स्ट से भी जो चेंजेस आए थे वो भी जीनोटाइप में, और म्यूटेशन सेकंड से जो चेंजेस आए थे वो भी जीनोटाइप में हैं। इसका मतलब ये जीनोटाइप को रीस्टोर नहीं करता है, बट फिनोटाइप को ये रिस्टोर कर देता है। सो व्हाट इज द समरी ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स? समरी इज, व्हाट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द बैक एंड द सप्रेसर म्यूटेशन? दैट बैक म्यूटेशन happens at the same site at which the first occurred, and it restores genotype as well as phenotype, while the suppressor mutation occurs at the different site at which the first mutation has occurred. Okay, and thus it is able to restore only phenotype, but the genotype would be the changed one. Genotype restore इससे नहीं हो सकता। अब सप्रेसर म्यूटेशन में हमने देखा कि ये जीनोम में दूसरी जगह पे होता है और पहले वाले म्यूटेशन के इम्पैक्ट को सप्रेस कर देता है। तो जीनोम तो बहुत बड़ा होता है। जीनोम में दो पार्ट हम कंसिडर कर सकते हैं कि उसी जीन में हुआ है या दूसरे जीन में हुआ है। इस लिहाज से हम इसको दो फर्दर कैटेगरीज में कंसिडर करते हैं, इंट्राजेनिक सप्रेसर्स एंड इंटरजेनिक सप्रेसर म्यूटेशंस। इंट्राजेनिक जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि एक म्यूटेशन हुआ है किसी जीन में और दूसरा म्यूटेशन यानी सप्रेसर म्यूटेशन उसी जीन में हो जाए और पहले म्यूटेशन के इम्पैक्ट को सप्रेस कर दे, तो हम उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, इंट्राजेनिक। और अगर सप्रेसर म्यूटेशन उस जीन में ना होकर के जीनोम में कहीं दूसरी जगह पे होता है, दूसरे जीन में होता है या दूसरे क्रोमोसोम पे होता है,
और पहले वाले म्यूटेशन के इम्पैक्ट को सप्रेस कर देता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरजेनिक सप्रेसर। ओके, तो वन बाय वन हम इनकी मैकेनिज्म को देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं ये, जैसे सपोज कर लीजिए कि हम पहले बात करते हैं इंट्राजेनिक सप्रेसर म्यूटेशन में, और हम बात कर रहे हैं कि एक कोडोन बनाता है, डीएनए का कोई सीक्वेंस है, वो एक कोडोन एमआरएनए में कोडोन बनाता है UUA, और वो ल्यूसीन को स्पेसिफाई करता है, और उसमें मिससेंस म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो ट्रिपल U में कन्वर्ट हो जाता है, और फिनोटाइप में अब क्या आ जाएगा, फिनाइल एलेनिन आ जाएगा, किसकी जगह, ल्यूसीन की जगह। तो ये तो हुआ फर्स्ट म्यूटेशन जो आप देख पा रहे हो। अब इंट्राजेनिक सप्रेसर म्यूटेशन क्या है, सपोज कर लीजिए इसी म्यूटेंट जीन में, मिससेंस म्यूटेंट जीन में एक और बदलाव आ जाए और वो GAA बन जाए। तो शुरुआत क्या था, AAT था, AAT से मिससेंस म्यूटेशन होकर AAA बन गया, और अब क्या बन गया, GAA, यानी फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस पे म्यूटेशन हो गया, तो कोडोन क्या बन जाएगा, CUU, और ये जो CUU है वो किसको स्पेसिफाई करता है, ल्यूसीन को। तो आप देखिए पहले ल्यूसीन ही बन रहा था नॉर्मल सिचुएशन में, उसकी जगह मिससेंस म्यूटेशन की वजह से, पहले म्यूटेशन की वजह से फिनाइलएलेनिन बनने लग गया, और दूसरे म्यूटेशन उसी जीन में हुआ है, रादर उसी कोडोन में हुआ है, और वो वापस पहले वाला अमाइनो एसिड अगर बनाने लग जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्या कर दिया, ओरिजिनल अमाइनो एसिड को रिस्टोर कर दिया, यानी फिनोटाइप को रिस्टोर कर दिया। लेकिन देखिए जीनोटाइप अभी भी बदले हुए रहेंगे, इसमें जो पहले म्यूटेशन का जीनोटाइप में चेंज आया था वो भी रहेगा, और दूसरे म्यूटेशन यानी इंट्राजेनिक सप्रेसर में जो म्यूटेशन से बदलाव आए हैं वो भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, अगला बात हम करते हैं इंटरजेनिक सप्रेसर म्यूटेशन। इंटरजेनिक सप्रेसर म्यूटेशन के केस में अगर हम देखें तो पहले पैनल में, लेफ्ट हैंड साइड के पैनल में हमने बता रखा है कि किस तरह से एक जो कोडोन है UUG वो किस तरीके से ल्यूसीन को स्पेसिफाई करता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन फिनोमेना को शो किया गया। दूसरे केस में हमने देखा है कि कैसे एक स्टॉप कोडोन ट्रंकेटेड प्रोटीन को बनाता है, कि अगर एक mRNA की सीक्वेंस है उसके बीच में एक नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाता है, और उस नॉनसेंस म्यूटेशन से प्रोटीन कंप्लीट ना बन के आधा अधूरा बनता है, ट्रंकेटेड बनता है, तो उस फिनोमेना को समझा रखा है। सोचिए कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि म्यूटेशन जो हुआ है वो दूसरी जगह पे हुआ है, दूसरे जीन में हुआ है, और वो किसी पहले जीन में, सपोज कर लीजिए नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया, और दूसरे जीन में कोई म्यूटेशन, पहले जीन के नॉनसेंस म्यूटेशन होते हुए भी क्या कंप्लीट प्रोटीन बना सकता है? बड़ी एबनॉर्मल सी सिचुएशन है। आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब आप अंबर सप्रेसर म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो म्यूटेशन है इनको हम क्या बोला करते हैं, इंटरजेनिक। जरा ध्यान से देखिएगा कि पहली एक कोडोन कौन बनाता है, UAG, एक कोई जीन है वो UAG कोडोन बनाता है जिससे ट्रांसलेशन कंटिन्यू होती है, ट्रांसलेशन रुक जाती है, क्योंकि UAG क्या है, एक स्टॉप कोडोन है। अब इसके UAG होने के बावजूद भी अगर कोई म्यूटेटेड tRNA, यानी सप्रेसर म्यूटेशन किस में हुआ है, tRNA के जीन में हुआ है, वो अगर कुछ इस टाइप से आ जाता है कि ऐसे tRNA स्टॉप कोडोन को भी रिकॉग्नाइज कर लें और प्रोटीन सिंथेसिस को कंटिन्यू करें, तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा ऐसे संभव है कि ये जो tRNA हैं, इस tRNA में जो बदलाव है वो कहाँ पे आया, एंटीकोडोन में बदलाव आया। यूजुअली एंटीकोडोन क्या होता था, AUA, और अब ये एंटीकोडोन क्या हो गया, CUA। ओके, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हम रीड करते हैं तो इसका एंटीकोडोन क्या हो गया, CUA। तो वो UAG कोडोन के साथ में पेयर कर लेगा और उसके स्टॉप मैसेज को सप्रेस कर देगा। तो जाहिर सी बात है mRNA बनाने वाला जीन अलग है और tRNA बनाने वाला जीन अलग है, तो दूसरे जीन में हुए हुए म्यूटेशन के इम्पैक्ट को अगर हम नलीफाई करवाना चाहते हैं तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। स्टडीज़ में ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। अब हम बात करते हैं कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस। जैसा कि हमने बात करी थी कि वो एक कंडीशन में तो वो वायबल रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी कंडीशन में वो लीथल हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन जिसमें वो लीथल हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, और जिनमें वो वायबल होते हैं वो म्यूटेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं,
परमिसिव कंडीशंस। ठीक है, जेनेटिसिस्ट इनको बहुत डिटेल में कंसिडर करते हैं स्टडीज़ करने के लिए, जीन्स के फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। बहुत अच्छे और बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फिनोमिना है, जैसे ग्लाइकोलिसिस है, TCA हो गया, या कोई भी फिनोमिना आप कंसिडर कर लें जिसमें मल्टीपल एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनकी जो राज हैं, उनकी जो गुत्थियाँ हैं, उनको सुलझाने के लिए हमें कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस को स्टडी करना होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऐसे म्यूटेशंस परमिसिव कंडीशंस में प्रोपेगेट करते हैं। ओके, और हमें अगर इंफॉर्मेशन लेनी है कि वो कौन सा जीन है जो ये काम कर रहा है, तो हम उसको कौन सी कंडीशन में ले जाते हैं, रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन में। और उसके जीन का फंक्शन अगर तबाह हो जाता है तो हम ये समझ पाते हैं कि इस जीन में म्यूटेशन करवाने से ये वाला फंक्शन हो नहीं पाया, इसका मतलब इस जीन का ये पर्टिकुलर फंक्शन हो सकता है। ठीक है, ये स्टडीज़ में हमें हेल्पफुल है। तो जरा बात करते हैं अलग अलग टाइप्स के बारे में। पहला टाइप है ऑक्सोट्रॉफ। ऑक्सोट्रॉफ्स वो होते हैं, दो टाइप के वर्ड्स हम कंसिडर करेंगे, प्रोटोट्रॉफ और ऑक्सोट्रॉफ। प्रोटोट्रॉफ माने वाइल्ड टाइप, ऑक्सोट्रॉफ माने म्यूटेंट। वो म्यूटेंट जो एसेंशियल मेटाबोलाइट मतलब जो जीने के लिए सख्त ज़रूरी है, जैसे अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, वाइटामिन्स, जो कि मल्टीपल बायोलॉजिकल रिएक्शन में कोफैक्टर का काम करते हैं। तो अगर ये ऑर्गेनिज्म या ये म्यूटेंट अगर इनको ही नहीं बना पाएगा तो उसका ज़िंदगी इस बात पे टिकी रह जाएगी कि अगर हम उसको पेट्री प्लेट में एक्सटर्नल सप्लाई दे दें उन एसेंशियल मेटाबोलाइट की, तो वो जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दें उनको, तो वो मारे जाएंगे। तो ऐसे म्यूटेंट जो एसेंशियल मेटाबोलाइट नहीं बन पाते और सिर्फ उनकी ज़िंदगी इस बात पे डिपेंड करती है कि उनको एक्सटर्नल सप्लाई अगर एसेंशियल मेटाबोलाइट की मिले तो ही वो जिंदा रहेंगे, तो उनको हम क्या बोला करते हैं, ऑक्सोट्रॉफ म्यूटेंट। तो कंडीशन पे डिपेंड है कि उनको एसेंशियल मेटाबोलाइट की एक्सटर्नल सप्लाई मिली या नहीं मिली, इस बात पे उनकी लिथैलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी है कंडीशनल लीथल म्यूटेशंस की, वो हम कंसिडर करते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट। फ्रेंड्स, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो एक टेम्परेचर ऑप्टिमा पर ही काम करते हैं। मोर और लेस ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज़ इन द रेंज ऑफ 23 डिग्री टू 37 और 40 डिग्री। ज़्यादातर एंजाइम इसी रेंज में काम करते हैं। और 45 डिग्री सेल्सियस के बाद में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, एनवायरमेंटल टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सेल का एनवायरमेंट, किसी एंजाइम का एनवायरमेंट, उसमें साइटोप्लाज्म में जो एनवायरमेंट है उससे रिफ्लेक्ट होता है। ओके, सो सपोज कर लीजिए कि हम किसी म्यूटेंट को ऐसा ले रहे हैं जो एक टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे तो काम कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में वो म्यूटेंट 40 डिग्री पे अगर हम उसको लेके जाते हैं उसी म्यूटेंट के, तो वो काम नहीं कर रहा है या वो लिथल हो जाता है, तो हम ऐसे म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स। ओके, और फाइनल इनकी जो कैटेगरी है वो सप्रेसर सेंसिटिव म्यूटेंट्स। आपने नाम सुना होगा ऑन्कोजीन्स जो कैंसर करवाते हैं, और ऑन्कोजीन्स सप्रेसर जीन, मतलब कि अगर कोई म्यूटेशन ऐसा हो जाए जो किसी पहले म्यूटेशन के इफेक्ट को रोक दे या कंपनसेट कर दे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सप्रेसर म्यूटेशन। ऐसा हम पहले भी बोल चुके हैं। और जिस जीन में ऐसा म्यूटेशन हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, सप्रेसर जीन। तो सप्रेसर जीन अगर है तो ऑन्कोजीन काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑन्कोजीन सप्रेसर जीन की एब्सेंस में तो काम करेंगे। इसका मतलब सप्रेसर जीन की अवेलेबिलिटी की कंडीशन पे ये बात डिपेंड करती है कि ऑन्कोजीन काम करेंगे या नहीं करेंगे। सो इस टाइप के म्यूटेशंस को हम क्या बोलते हैं, सप्रेसर सेंसिटिव म्यूटेंट। ऐसा ही हमने दूसरा भी केस देखा कि टीआरएनए अगर म्यूटेटेड था और इस कदर म्यूटेटेड था कि वो स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर लेता था, तो हम उस टीआरएनए की प्रेजेंस में कंप्लीट प्रोटीन बनवा सकते थे। लेकिन अगर कोई ऐसा टीआरएनए हो ही ना, तो प्रोटीन कैसा बनेगा, ट्रंकेटेड बनेगा। तो वहां पर भी वही कंडीशन है जो हमने डिटेल में कंसिडर किया।
ओके, तो इस तरीके से हमने ये तीनों टाइप के कंडीशनल लीथल म्यूटेंट्स के बारे में बात करी। और अब हम इन सभी जो भी आपने अभी तक कंसिडर किया है, अगर इनके बारे में देखें तो ये सब स्मॉल डेफिनेशंस हिंट्स हैं आपके पास लिखे हुए हैं, जिसमें हमने बेस सब्स्टिट्यूशन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन, डिलीशन, है ना, और फॉरवर्ड म्यूटेशन, रिवर्स म्यूटेशन, मिस सेंस, नॉन सेंस, साइलेंट, न्यूट्रल, लीथल म्यूटेशन, सप्रेसर, इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक, ये सभी हमने कंसिडर किया। इस समरी में आप ये दो नाम एक एक्स्ट्रा देख रहे हैं, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन एंड गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। हालांकि हमने इनको अलग से डिमार्केट नहीं किया था, लेकिन हमने इनको भी पढ़ा था कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस वो म्यूटेशंस हैं जो किसी जीन के कंप्लीट या पार्शियल लॉस से संबंधित होते हैं, यानी उसका फंक्शन अगर कम हो जाए या तबाह हो जाए तो हम इस टाइप के म्यूटेशन को क्या बोला करते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ये इनकी तादाद ज़्यादा होती है। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस बहुत कम तादाद में होते हैं, लेकिन वो हो सकता है एक नया जीन बना दे या किसी जीन की एफिशिएंसी को बढ़ा दे। तो ऐसे म्यूटेशन यूजुअली कहाँ देखने को मिलते हैं, प्रमोटर सीक्वेंस में। अगर प्रमोटर से, वाइल्ड टाइप प्रमोटर से ऑप्टिमम प्रमोटर अगर बन जाता हो तो आरएनए पॉलीमरेज उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेगा, और आरएनए पॉलीमरेज अगर उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेगा तो नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन उसी जीन के ज़्यादा हो जाएंगे, और उसकी वजह से एक ही जीन कम टाइम में ज़्यादा प्रोटीन बनाने में कैपेबल हो जाएगा। तो हम इस टाइप के म्यूटेशन को क्या बोल देते हैं, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ओके, सो इस तरीके से हमने ये म्यूटेशन चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। आप इसको और बहुत अच्छे से पढ़िए। किसी भी टाइप की क्वेरी हो, आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, आप उस क्वेरी को व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करें। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।